हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पूजा जौहरी और मैं आपके सामने लेकर आई हूं इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री का वीडियो। अब देखिए, बायोकेमिस्ट्री अपने आप में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मतलब क्या है कि ये होता है केमिस्ट्री ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स, कि हमारी बॉडी में कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और वो क्या करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। अब हम कैसे भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं या हम जैसे कोई भी लैंग्वेज बोल के इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो हमें एक पता होना चाहिए कि हम क्या डायलेक्ट बोल रहे हैं। हमें पता होना चाहिए किस तरीके से हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही सेम बायोकेमिस्ट्री में होता है कि अगर ये सब्जेक्ट प्रेजेंट करना है तो हमें एंजाइम्स जानना बहुत ज़रूरी। जैसे इंग्लिश के लिए या कोई लैंग्वेज सीखने के लिए उसकी स्क्रिप्ट की नॉलेज होना ज़रूरी है, वैसे ही बायोकेमिस्ट्री के लिए एंजाइम्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी। तो एक तरह से हम इंट्रोड्यूस करेंगे इसको बताकर ये एंजाइम्स होते क्या है। अब देखो, सबसे पहले अपने दिमाग में आप एक बात रखिए, जब भी हम ये सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। मतलब कि जैसे कोई भी रिएक्शन, अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, मतलब हमें केमिस्ट्री की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ये सब्जेक्ट समझ पाएंगे। जो रिएक्शन बाहर हो रहा है उसको हम एक तरह से कहते हैं वो केमिकल रिएक्शन है। जो रिएक्शन अंदर हो रहा है उसको हम बोलते हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है। अब जैसे अगर सपोज मैं आपको बताऊं, सिंपल सा कोई हम रिएक्शन लेते हैं, A प्लस B, ये बनाता है C प्लस D। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे हैं रिएक्टेंट्स और ये हमारे हैं प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट। अब से ये रिएक्शन काफ़ी टाइम लगा रहा है होने में, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कैटलिस्ट डाल देंगे। जैसे ही ये कैटलिस्ट डाला, रिएक्शन मिनटों में हो गया। ठीक है, एक तरह से हमने टाइम सेव किया, राइट। अब वही चीज़ हमारी जब बॉडी में हो रही है तो बॉडी में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ये जो रिएक्टेंट्स हैं इनको हम बोल देते हैं सबस्ट्रेट, राइट। कैटलिस्ट यहाँ पे क्या है? वो है हमारा एंजाइम, राइट। तो जब एंजाइम हमारे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करता है तो ये बनाता है एक कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का भी मैं आपको समझाऊंगी होता क्या है, बट फाइनली हमें क्या मिलता है? फाइनली हमें प्रोडक्ट ही मिलता है। और एंजाइम बाहर निकल जाता है जिससे वो फिर से सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन कर सके। तो ये है डिफरेंस एक केमिकल रिएक्शन और एक बायोकेमिकल रिएक्शन में। बायो मने इन आवर बॉडी। तो हम कह सकते हैं एंजाइम को कि एंजाइम क्या है? एंजाइम्स हैं बायोकैटलिस्ट। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं? जो एक तरह से रिएक्शन को फटाफट से कर रहे हैं। तो जो रिएक्शन जिस तरह से हो रहा है उसको हम बोलते हैं रेट। किस रेट पे वो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। सो बायोकेमिस्टिक में हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स वो बायोकैटलिस्ट हैं जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं, राइट। अब दूसरा देखो, जब हमने केमिस्ट्री पढ़ी थी तो हमने पढ़े थे दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक होते हैं हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। थर्मी इज हीट, वो रिएक्शंस जिसमें हीट निकलती है।
उनको हम बोल देते हैं एक्सोथर्मिक, और वो रिएक्शंस जिनमें हीट जाती है उसको हम बोल देते हैं एंडोथर्मिक। ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था। अब यहाँ अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दूसरे नाम से बोलते हैं एक्सरगोनिक। चीज सेम ही है, और एंडोथर्मिक को हम रिप्लेस कर देते हैं एंडरगोनिक से, राइट। सो एक्सो जिसमें हीट निकली और एंडो जिसमें हीट, राइट। और यही चीज आती है, हमारा डेल्टा एच नेगेटिव होगा या हमारा डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। तो ये फर्क है केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में। सिर्फ एक हमारा एंजाइम्स या बायो वर्ड लग गया है, और एक ये बायो वर्ड जो एज अ प्रीफिक्स लगता है, ये कितनी ज्यादा चीजें चेंज कर देता है। अब इन एंजाइम्स के बारे में बड़ी पहले से स्टडी हो रही थी ऑब्वियसली। तो कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंजाइम को एक तरह से कहाँ से लेकर आए, फ्रॉम वेयर दिस टर्म इवॉल्व, ठीक है, और कहाँ से इवॉल्व होकर वो इतनी इंपॉर्टेंट बन गई कि रिएक्शन कोई बिना इसके होगा ही नहीं। क्योंकि देखो, हम हमारी बॉडी में जब भी किसी भी रिएक्शन की बात करते हैं तो हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज बोलते हैं, रेगुलेशन। कौन सी चीज कब होगी, ठीक है, कौन सी चीज होगी क्यों, ऐसा तो नहीं है हर टाइम ही कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कब होगी, क्यों होगी, कितनी देर के लिए होगी, ये तीनों चीजें कब, क्यों और कितना, ये बताती हैं हमारा रेगुलेशन। और रेगुलेशन हमेशा एंजाइम्स के लेवल पे होता है, ठीक है। और एंजाइम्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो चीज उस जीन पे डिपेंड करती है। वन जीन वन एंजाइम, और वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। तो आप ये देखिए कि साइंस कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सारी ही चीजें इसमें इंटर रिलेटेड है, और ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से उसको लेते हैं। जैसे मैंने बहुत स्टूडेंट से सुना है, ये उड़ जाता है सब, ये टिकता नहीं है ज्यादा टाइम, इट्स वेरी वोलेटाइल। इट्स नॉट एट ऑल अ वोलेटाइल सब्जेक्ट। अगर आप इसको केमिस्ट्री का बेस बना के पढ़ेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये एंजाइम्स आए कहाँ से, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन एंजाइम्स को एक तरह से लिया, और कैसे ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए, राइट। दे वर कॉइन्ड बाय कुहने साइंटिस्ट, और उसने क्या कहा था, मीनिंग इन ईस्ट। उसने देखा था कि ईस्ट के अंदर कुछ एक एनारोबिक ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोई चीज टूट रही है। तो वो ये देखना चाहता था कौन सी चीज उसको ब्रेक कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये जो समनर साइंटिस्ट था, उसने आइसोलेट किया था सबसे पहला एंजाइम यूरिएस, और एक तरह से उन्होंने क्लासिफिकेशन ये कह दी थी कि जब आप एस लगाएंगे एज अ सफिक्स, ठीक है, वो डाइजेस्ट करेगा जो उसके आगे प्रीफिक्स लगा होगा। जैसे अगर हम ईस्ट की बात करें तो उसको हम वैसे भी बोल सकते हैं जाइमेस, एस इज एडेड, इन्वर्टेस एस इज एडेड, यूरिएस अगेन एस इज एडेड। तो हमारा सबस्ट्रेट इसमें क्या है, इसमें सबस्ट्रेट है यूरिया। तो एक तरह से एक प्रॉपर्टी दे दी थी एंजाइम की कि अगर हम एंजाइम पे एस लगा देंगे दैट मीन्स वो प्रीफिक्स को खा रहा है। एमाइलेस, इन्वर्टेस, जाइमेस, यूरिएस, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, राइट। अब आता है कि इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। अब देखो, ये होते हैं बायो कैटलिस्ट, जैसे मैंने अभी बताया, कैटलिस्ट जो बायोकेमिकल रिएक्शन कैटलाइज कर रहे हैं, तो ये हो गए बायो कैटलिस्ट। अब देखो, एक कॉमन सा एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे पास ये रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, या इसको चलो अब हम हमारी बॉडी में वैसे बात करें तो हम इसको बोल देंगे एक्सरगोनिक और एंडरगोनिक, ठीक है।
हम कोई एक कॉमन सा रिएक्शन लेते, ये रिएक्शन है हमारे पास। हुआ क्या कि ये हमारे पास हैं रिएक्टेंट्स, या इसको हम बोल देते हैं सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट्स। ये बन गए हमारे प्रोडक्ट्स। जैसे अगर हमारा रिएक्टेंट है ग्लूकोज फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आ गया कार्बन डाइऑक्साइड और से वाटर। अब देखो, इसमें एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जैसे हमें कोई दूसरे एरिया में जाना है तो हमें एक पहाड़ क्रॉस करके दूसरे एरिया में जाना है। तो ये जो पहाड़ है ये क्या है, यहाँ पे एक हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे, क्योंकि अब हमें क्या करना है, हमें रिएक्टेंट्स को तोड़ करके प्रोडक्ट्स बनाने हैं। और कैसे बनाने, क्योंकि उनको एक बैरियर क्रॉस करना है जिससे वो उन प्रोडक्ट्स में चेंज हो सके। तो उस बैरियर को हम क्या बोलते हैं, दैट बैरियर इज द प्लेस वेयर दैट कॉम्प्लेक्स हैज टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और वो बड़ा ट्रांजिशन सा होता है, मीन्स कुछ टाइम के लिए रहता है, और वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट्स बना देगा, राइट। तो ये रिएक्टेंट्स देखो इतना बड़ा पहाड़ चलते हैं और तब जाकर हमारे पास प्रोडक्ट्स बन, राइट। सो इस एनर्जी को क्या बोल देते हैं हम, ये एनर्जी है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। ये वर्ड से ही क्लियर है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द मॉलिक्यूल या एक्टिवेट द रिएक्टेंट्स सो दैट दे कैन क्रॉस दिस बैरियर एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो यहां पे जो हमारे बने, यहां पे एक कॉम्प्लेक्स जैसा बना। इस कॉम्प्लेक्स में ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और ये हमारी हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। बना क्या, प्रोडक्ट्स बन गए। अब देखो, जब हम एंजाइम डाल रहे हैं, ये तो नॉर्मल विदाउट एंजाइम ये रिएक्शन है। अब अगर हमने इसमें एंजाइम डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन यहां तक जाकर और इसमें कन्वर्ट हो, ये है हमारा एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। इसका मतलब यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी हो गई है। ठीक है, अब ये वाला जो रिएक्शन हो रहा था ये विदाउट एंजाइम है, और ये वाला रिएक्शन विद एंजाइम है। तो दोनों में फर्क क्या है, सिंपल सा फर्क है कि एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर, मतलब वो एनर्जी जिसको, या यू कैन से वो रिएक्टेंट्स या सबस्ट्रेट जिनको इतनी सारी एनर्जी देनी पड़ रही थी कि वो प्रोडक्ट्स में बनते, अब वो चीज हमने कम कर दी। सो एंजाइम्स का फंक्शन क्या है, वो लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। ठीक है, अब उन्होंने लो कर दिया, एक तरह से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बढ़ जाएगा। और यही फंक्शन है एंजाइम का। एंजाइम्स आर दी बायोकैटलिस्ट विच increases the rate of a biochemical reaction. How? By lowering down the activation energy. As you can see here, simple enzyme catalyzed reaction. Right? और यही चीज इसमें लिखी हुई है. You can see they are the biocatalysts which increases the rate of a biochemical reaction. और कैसे करते हैं ये, बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। और हमेशा याद रखो, दिस इज द रिएक्शन, एंजाइम, सबस्ट्रेट
enzyme substrate complex which dissociates to form enzyme and the product. इसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और ये होता है हमारा सबस्ट्रेट। हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्यों लिखा है? क्योंकि ये हमारी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? सो सबस्ट्रेट क्या होगा? द सब्सटेंस ऑन विच द एंजाइम एक्ट्स। प्रोडक्ट क्या होगा? द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स ऑन द सबस्ट्रेट। So this will be the product, this will be the substrate. और in general हम बोल देते हैं enzymes are named by adding suffix "ase" to the name of the substrate. ये पुरानी क्लासिफिकेशन थी और कुछ हद तक आधे से ज़्यादा एंजाइम्स इसी को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, लाइपेस है, एमाइलेस है। लाइपेस का सबस्ट्रेट है लिपिड, एमाइलेस का सबस्ट्रेट है स्टार्च, राइट? लैक्टेस का सबस्ट्रेट है लैक्टोस एंड सो ऑन। फिर उसके बाद एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजाइम्स की, दैट एंजाइम्स होते हैं proteins. Very, very important. Generally, all enzymes are proteins. Enzymes are proteins. ठीक है? प्रोटीन्स इसका मतलब अमाइनो एसिड्स, राइट? लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे राइबोजाइम है। अगर हम राइबोजाइम का एग्जाम्पल देखें, इसको हम अगर डाइसेक्ट करेंगे तो इट इज राइबो प्लस एंजाइम। तो इसमें आरएनए हैज अ कैटालिटिक एक्ट, मतलब इसमें आरएनए कैटालिटिक एक्टिविटी दे रहा है और नॉर्मल अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल में सिंपल प्रोटीन्स दे रहे हैं। तो कोई भी एंजाइम अगर हम विजुअलाइज करें, वी जस्ट हैव टू इमेजिन कि एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा है, 3 डायमेंशनल है, माने वो ऐसे करके घूम रहा है और उसकी एक एक्टिव साइट है जहां पे आकर सबस्ट्रेट ऐसे करके बाइंड करेगा। जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब इस कॉम्प्लेक्स की मर्जी है कि वो कितना प्रोडक्ट बनाता है। हो सकता है काफी ज्यादा वापस सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पे हम देखते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होंगी। जितनी ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी उतना ही रिएक्शन स्मूथली होगा, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और उतना ही एंजाइम का स्ट्रक्चर जस्टिफाई हो, राइट? सो यहां पे हम कंक्लूड करते हैं इस स्लाइड से कि एंजाइम्स आर दी बायोकैटलिस्ट विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन। How? By lowering down the activation energy, right? और ये हैं हमारे simple reactions. This is the simplest definition of an enzyme. अब सबसे important इसमें जो खेल है वो है इस active site का, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया आपको, मैं यहाँ पे फिर से definition एक बार लिख देती हूँ। एंजाइम्स हैं बायोकैटलिस्ट which increases the rate of a reaction by lowering down the activation energy. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, जैसे एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तो ये सबस्ट्रेट को कहाँ पे लेंगे? तो से दिस इज द एंजाइम। जो पोर्शन हाईलाइट होगा, जो पोर्शन बाहर निकलेगा, वो होता है एक्टिव साइट। एक्टिव माने एक्टिव है वो। क्यों एक्टिव है? क्योंकि उसी को सबस्ट्रेट को लेना है, उसी को सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करना है, राइट? सो द स्मॉल क्लेफ्ट लाइक पोर्शन वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड्स,
और सारा का सारा कैटालिसिस होता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। बहुत इंपॉर्टेंट। और रिएक्शन भी कैसे होती है? ये है हमारा एंजाइम, ये है हमारा से सबस्ट्रेट। तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसको हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये जनरली रिवर्सिबल होता है, मीन्स ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। क्यों जा सकता है? कि हो सकता है कि कुछ सबस्ट्रेट उसके साथ कंबाइन ही ना हुआ हो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो इसी को बाहर चढ़ना है। वहां पे जाकर पता चलता है, वो जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट है ये वाली, इसमें हमें पता चलता है कितना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, और ये एंजाइम को ऐसे करके रिलीज कर देगा, साथ में बना देगा प्रोडक्ट। दिस हैज टू बी इरिवर्सिबल, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए? हमें तो प्रोडक्ट ही चाहिए, वापस जाने का तो मतलब ही नहीं उठता है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं एक्टिव साइट की। एक्टिव साइट पे दो साइट्स होती हैं, मतलब जब सबस्ट्रेट बाइंड किया तो कैसे कैटालिसिस हुआ, कैसे चेंजेस हुए, राइट। सो एक्टिव साइट कंटेन्स अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट एंड अ कैटालिटिक साइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है वो यही है कि वो रिजिड नहीं होती है कॉन्फर्मेशन में। मतलब क्या है? उसमें स्पेसिफिसिटी चाहिए ही चाहिए। अगर वो स्पेसिफिक है, उसके लिए स्पेसिफिक का मतलब क्या है? जैसे एमाइलेस है, वो स्टार्च के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। तो एंजाइम हमारा एमाइलेस है, सबस्ट्रेट हमारा स्टार्च है। तो एमाइलेस क्या करेगा? पूरी तरह से कोशिश करेगा कि उस स्टार्च के मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर सके। मतलब वो रिजिड नहीं है कि हल्का सा भी चेंज हो गया तो मना कर देगा, नहीं, ये नहीं बाइंड करना है। इट इज स्पेसिफिक एंड लिटिल फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है एंजाइम को? प्रोटीन या अमाइनो एसिड्स देते हैं, ठीक है। सो इट इज नॉट रिजिड इन कॉन्फर्मेशन एंड शेप, बट इट इज फ्लेक्सिबल, or it ensures effective binding of the substrate to the enzyme. Very, very important. फिर सबस्ट्रेट बाइंड कर जाता है एंजाइम के ऊपर एट द एक्टिव साइट बाय वीक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि आगे जाकर इसको स्प्लिट करके प्रोडक्ट भी तो रिलीज करना है, ठीक है। एंड एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग इज यूजुअली रिवर्सिबल, right? So this is a very very important property of enzymes, that एक तो एंजाइम है हमारे बायोकैटलिस्ट। एंजाइम हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर रहे हैं, और सबस्ट्रेट को वो बाइंडिंग साइट पे लेते हैं। और फिर हमारी कैटालिटिक साइट, मतलब जो उसको इन्हांस कर रही है, क्योंकि दोनों ही एक तरह से मॉलिक्यूल्स हैं, और कभी भी हम मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग की बात करते हैं तो इंटरैक्शन होनी स्वाभाविक है, राइट। ये होता है बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट, राइट। जैसे अगर सपोज जैसे हम लोग एक पैकमैन गेम खेलते थे कि कैसे वो उसको डाइजेस्ट करता था, खाता था आगे बढ़ जाता था, खाता था आगे बढ़ जाता था, इसी तरह से हमें पॉइंट्स मिलते थे। सेम यहाँ पे कि बाइंडिंग साइट क्या करेगा? चूज करेगा सबस्ट्रेट को और एक्सेप्ट करेगा, और कैटालिटिक साइट पूरे रिएक्शन की कैटालिसिस करेगा कि रिएक्शन हो कैसे रहा है, राइट। और ये है बड़ी अच्छी सी स्लाइड जिसमें आप देख सकते हो कि एंजाइम कैसे काम कर रहा है। सिंपल, सबस्ट्रेट एंटरिंग द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। जैसे ही ये इसमें आया, इसने एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है। और फिर हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं, दे आर लीविंग द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। और आप देखो एंजाइम क्या करेगा? एंजाइम फिर से यहाँ पे आकर फिर से सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर लेगा। दिस इज अ टिपिकल एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन।
राइट। अब देखो, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, कोई भी चीज अकेले काम नहीं करती है। जैसे एंजाइम्स भी है, एंजाइम्स कभी भी अकेले काम नहीं करेंगे, उनको दूसरे फ्रेंड्स भी चाहिए होते हैं काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक तरह से वो हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो दूसरे क्या होते हैं, राइट? और एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंजाइम्स की याद रखना कि एंजाइम स्पेसिफिक हो, हाईली स्पेसिफिक इन एक्शन। जैसे कॉमन एग्जांपल मैंने आपको बताया, एमाइलेस है। अब देखो, एक और चीज इसमें आती है, सिंस वी हैव टेकन एमाइलेस, एमाइलेस भी दो तरीके का होता है। एक होता है अल्फा 1,4 एमाइलेस या सिंपल अल्फा 1,4, एक होता है बीटा 1,4। अब देखो, स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ कि अगर वो अल्फा है तो दैट मीन्स वो अल्फा पोजीशन पे ही एक्ट करेंगे, लाइक दिस। और अगर वो बीटा है तो वो बीटा पोजीशन पे एक्ट करेंगे, लाइक दिस। मतलब अल्फा इस पे एक्ट नहीं कर सकता, बीटा इस पे एक्ट नहीं कर सकता। सो यू कैन से कि स्पेसिफिसिटी यहीं पे क्लियर हो जाती है कि दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन रिगार्डिंग दी आइसोमर्स। सो वो हमारी आ जाती है स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। अब जैसे डी और एल आइसोमर्स भी दिए हैं, डी और एल आइसोमर्स का मतलब ही ये हुआ कि अगर हमारा कोई भी कंपाउंड डी फॉर्म में है तो इस पे डी ही एक्ट करेगा। जैसे डी ग्लिसरल एल्डिहाइड है तो इस पे वही एंजाइम एक्ट करेगा तो डी पे एक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर एल है तो वो एल पे ही एक्ट करेगा। ठीक है, तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन। सो अगर वो डी है तो वो डी पे ऐसे एक्ट कर रहा है, अगर वो एल है तो वो सिर्फ एल पे एक्ट करेगा। तो द रीजन वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज यू कैन वेरी वेल इमेजिन दैट एंजाइम्स कितने स्पेसिफिक हैं। ठीक है, अब एक और चीज अगर हम लेते हैं, देखो जैसे एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी है, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी में सबस्ट्रेट थायोयूरिया है और यूरिएस है, दोनों में ही डिफरेंस है। यूरिया को डाइजेस्ट करने के लिए यूरिएस चाहिए, थायोयूरिया का स्ट्रक्चर इज डिफरेंट तो उसमें डिफरेंट चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो क्या करता है, एंजाइम इज हाईली हाईली स्पेसिफिक, बी इट एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, बी इट बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, बी इट स्टीरियो स्पेसिफिसिटी और ग्रुप स्पेसिफिसिटी। ठीक है, अब देखो इसमें एक और चीज है, जैसे ट्रिप्सिन है। एक ट्रिप्सिन का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये जो ट्रिप्सिन है ना, ये कहाँ पे बाइंड करता है या ये कहाँ पे कैटेलाइज करता है, ये करता है वहाँ पे जहाँ पे अमाइनो एसिड्स के पास लाइसीन है या आर्जिनिन है। सिमिलरली एक और होता है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन एक्ट करता है जहाँ पे ज़्यादातर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो हर किसी का रोल डिफरेंट है इन रिलेटिंग टू द सबस्ट्रेट, बट एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, चाहे किसी भी तरह की स्पेसिफिसिटी होती है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एंजाइम कभी भी अकेले काम नहीं करता, उसको एक हेल्प चाहिए होती है। और वो हेल्प क्या होती है, दैट हेल्प कैन बी इन एनी ऑफ द मेटल आयंस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास एंजाइम। ठीक है, और चलो हम कोई एक रिएक्शन लेते हैं, हम एक रिएक्शन लेते हैं से ग्लूकोज बना रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, राइट। इसमें रिएक्शन क्या हो रही है, ग्लूकोज में फॉस्फेट ऐड हो रहा है
और वो फॉस्फेट कहाँ से आ रहा है? वो फॉस्फेट आ रहा है हमारा एटीपी से। एटीपी बना रहा है एडीपी। सिंपल, मैं यहां पे लिख देती हूं काइनेस। तो हम कह सकते हैं जो एंजाइम है यहां पे वो तो काइनेस है। अब आप लोगों ने ये रिएक्शन देखा होगा, ये ग्लाइकोलिसिस का सबसे पहला रिएक्शन है। यहाँ पे ना ऐसे करके मैग्नीशियम लिखा होता है, ठीक है। अब ये जो मैग्नीशियम है ये काइनेस की एक्टिविटी में हेल्प कर रहा है। और ये कैसे हेल्प कर रहा है, इसको हम बोलते हैं, ये है एक मेटल आयन। राइट, यानी कि इस मेटल आयन की वजह से फटाफट से रिएक्शन हो गई और हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये जो जब भी कभी भी एंजाइम को जरूरत पड़ती है मेटल आयन की, तो हम इसको इन जनरल बोल देते हैं कोफैक्टर। फैक्टर है ये, को माने कोऑपरेशन। तो वो फैक्टर जो कोऑपरेशन कर रहा है, या द फैक्टर विच इज कोऑपरेटिंग द एंजाइम इन इट्स फंक्शन इज नोन एज अ कोफैक्टर। करेगा क्या? फंक्शन वही होगा, एंजाइम का रेट या रिएक्शन का रेट बढ़ा देगा। ये करा हमने एक रिएक्शन डिस्कस। दूसरी रिएक्शन और सिंपल सी आई डिस्कस, जो आप लोगों ने पढ़ी होगी। पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड में हमारे 3 कार्बन एटम्स होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, ये क्या करता है, इसको एक और कार्बन एटम की जरूरत पड़ती है और ये चेंज हो जाता है इन अ 4 कार्बन स्पीशीज, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। तो पायरुविक एसिड ने क्या किया, एक कार्बन लिया, और ये जो कार्बन लिया ये लिया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन होती है उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। बॉक्सिलेशन। अब देखो, कार्बोक्सिलेशन मतलब अकेले तो नहीं होगी ये, तो एंजाइम की प्रेजेंस में होगी। एंजाइम क्या होता है, किसकी कार्बोक्सिलेशन हो रही है? पायरुविक एसिड की। तो एंजाइम हो जाएगा पायरुवेट कार्बोक्सिलेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेशन है अकेले नहीं कर पाता है, ये इसको एक डोनर चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा सबस्ट्रेट पे ले जाने के लिए, जिससे प्रोडक्ट बने। यू गेटिंग माई पॉइंट? कार्बन डाइऑक्साइड का एक कैरियर चाहिए इस एंजाइम को, जिसकी वजह से रिएक्शन फटाफट हो जाएगा। तो वो जो कैरियर होता है वो कैरियर होता है बायोटिन, जो विटामिन B7 है। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह सकती हूं कि B7 या बायोटिन कार्बोक्सिलेशन में हेल्प कर रहा है, सो दैट द रिएक्शन अकर्स एट अ प्रिटी फास्टर रेट। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि यहां पे एंजाइम है हमारा कार्बोक्सिलेस, और ये किसके साथ कंबाइन कर रहा है? ये कंबाइन कर रहा है B7। तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये जो B7 है, जो बायोटिन है, विटामिन्स, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। माने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें कार्बन होता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो हम ये कह सकते हैं B7 है हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जब ये इसके साथ अटैच्ड है तो इसको हम बोलते हैं कोएंजाइम।
बहुत स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहता है। मतलब और देखो बिल्कुल सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा एक अंडरस्टैंड करो तो इट इज़ अ वेरी इजी कंसेप्ट एंड स्टूडेंट्स एक्चुअली गेट कंफ्यूज बिटवीन कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स। इनफैक्ट कई छोटी छोटी बुक्स में भी कोफैक्टर और कोएंजाइम्स में थोड़ा सा फर्क दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, अगर कोई मेटल आयन है या फैक्टर है, आप ऐसे याद रखो, फैक्टर है तो वो कोफैक्टर है या मेटल है, कोएंजाइम है ज़्यादातर वो मेटल है। मतलब जो चीज़ है, जैसे मेटेलो एंजाइम्स हैं, मेटेलो एंजाइम्स क्या होंगे, जिसमें मेटल होगी एंजाइम के साथ। कोफैक्टर है जिसमें मेटल आयन होगा जो फैक्टर की तरह एक्ट कर रहा है। कोएंजाइम है जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक्ट कर रहा है। तो इसको हम सीधे सीधे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीशियम कोफैक्टर है काइनेज का और बायोटिन कोएंजाइम है कार्बोक्सिलेशन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम या तो कोफैक्टर के साथ कंबाइन करेगा या कोएंजाइम के साथ कंबाइन करेगा, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। राइट, सो ये डेफिनेशन या ये स्लाइड अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज इसमें लिखी हैं। देखो, कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स, लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, राइट, दे आर हीट स्टेबल। हीट स्टेबल तो होंगे, और हर चीज़ हमारी हीट स्टेबल होती है, क्योंकि हल्का सा अगर हमने टेम्परेचर में चेंज कर दिया, हीट कर दिया, तो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। राइट, डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एक डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स, डिपेंड करता है कि वो कर क्या रहा है, और ट्रांसफरिंग ग्रुप्स अदर देन हाइड्रोजन। सिंपल। अब देखो कोफैक्टर्स, ये आ गया ना, कोफैक्टर्स आर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक, और मेटल आयंस, जैसे मैग्नीशियम। अब इसमें कॉपर का एग्जाम्पल दिया है, टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है, टायरोसिन जब मेलानिन बनाता है, द स्किन पिगमेंट, टायरोसिनेस एंजाइम की जरूरत पड़ती है। और ये जो टायरोसिनेज है, ये एक्ट किसकी प्रेजेंस में करता है, कॉपर की प्रेजेंस में करता है। कॉपर क्या हो गया हमारा, कोफैक्टर हो गया। ठीक है, अब कई केसेस में क्या होता है, मेटल इज टाइटली बाउंड विद द एंजाइम। मतलब ये डिपेंड करता है कि जैसे अगर सपोज अगर मैं टायरोसिनेस एंजाइम को बताऊं, सो टायरोसिनेस एंजाइम विल बी हैविंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास बाइंड करेगा टायरोसिन, और यहां पे हमारे पास बाइंड करेगा कॉपर। मतलब टाइटली बाउंड, कि ये पूरा एंजाइम का स्ट्रक्चर है। जब कभी टायरोसिनेस अपने आप को प्रेजेंट करेगा सबस्ट्रेट के पास, तो उसमें कॉपर ऑलरेडी होगा। राइट, सो मेटेलो एंजाइम का ये एग्जाम्पल है। और जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसमें मैग्नीशियम है, तो ये कोफैक्टर एक्ट कर रहा है, इसका काइनेज का। राइट, सो दिस इज एक्चुअली कोएंजाइम पे हम अभी आगे आते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कोफैक्टर एंड अ कोएंजाइम। राइट, दैट इज व्हाट आई हैव शोन हियर। और हमेशा याद रखो कि कार्बोक्सिलेशन के लिए जो कोएंजाइम रिक्वायर्ड है वो है B7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इनफैक्ट एनी पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। राइट, और ये देखो, ये इस तरीके से बाइंड करता है। अब हो क्या रहा है, ये हमारे पास है एंजाइम, जो किसके साथ कंबाइन कर रहा है, या तो कोफैक्टर के साथ कर रहा है या कोएंजाइम के साथ कर रहा है। ठीक है, अब हम इसमें एक और चीज बताएंगे कि कैसे हम डिफाइन करते हैं। जस्ट दी, आई जस्ट राइट
जस्ट द प्रोटीन पार्ट। किसका? एंजाइम का। प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज एपो एंजाइम, जस्ट द प्रोटीन पार्ट। ठीक है, एपो। अब ये जो एपो वाला पोर्शन खाली है ना, इस पे अगर हमारा कोफैक्टर या कोएंजाइम लग जाएगा तो उसको हम बोलेंगे होलो एंजाइम। मतलब एंजाइम या तो कोफैक्टर, ठीक है, या कोएंजाइम कंबाइंड इज होलो एंजाइम। होलो एंजाइम मीन्स पूरा, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए एपो एंजाइम क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, को एंजाइम क्या होता है, और जब ये सब कंबाइन करता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंफ्यूजन इन सेग्रीगेटिंग द टर्म्स, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। ठीक है, तो ये है कुछ इसकी डेफिनेशंस। अब इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे आते हैं, को फैक्टर्स और को एंजाइम्स में डिफरेंस तो आपको पता लग गया। कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो दूसरा मेटल आयन है। ये किस किस एंजाइम के कंपोनेंट हैं और उन एंजाइम्स की क्या यूजेस हैं, राइट। जैसे कॉपर। अब हमेशा देखो हमारी बॉडी में हम कभी भी किसी भी रिएक्शन की बात करें तो वो इस तरीके से लिखा होता है, Cu2+, Cu+, Fe2+, Fe3+। तो ये क्या है? ये है हमारे वैलेंसीज, और यू कैन से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी मेटल। क्योंकि हमारी बॉडी में हमेशा याद रखना, ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिडक्शन भी होगी। मतलब कोई स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन दे रही है तो दूसरी स्पीशीज उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी। अंडरस्टूड है? ठीक है। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, इट इज साइमल्टेनियसली। और इस तरह के रिएक्शंस को हम बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। Redox reactions are defined as those reactions where oxidation and reduction takes place simultaneously. अब ये है एग्जाम्पल्स हमारे। अब देखो इसमें हम सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल, वैसे तो सारे एंजाइम्स सिंपल हैं और आप देख सकते हो कि उनमें कॉपर प्रेजेंट है। जैसे हम अगर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज लेते हैं, देखो आधे से ज्यादा नाम से क्लियर है। साइटोक्रोम क्या है? आयरन सल्फर प्रोटीन्स हैं, कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, और ऑक्सीडेशन हो रही है। टायरोसिनेज टायरोसिन से मेलानिन बना रहा है। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ये तो वैसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज ये क्या करता है? ये फ्री रेडिकल्स की प्रोपेगेशन, ऑक्साइड पर ऑक्साइड रेडिकल्स की प्रोपेगेशन रोकता है। सो इट इज अ एंटीऑक्सीडेंट। लाइसिल ऑक्सीडेज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये क्या करता है? ये एक तरह से इलास्टिन को बनाने में हेल्प करता है, लाइसिन की ऑक्सीडेशन करता है। सब में कॉपर चाहिए। सिमिलरली आयरन, आयरन ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज, कैटालेस, एसटीएच। देन मोलिबिडनम। मोलिबिडनम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है जो सबसे ज्यादा चाहिए होता है सल्फाइड ऑक्सीडेज में, और ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम ज़ैंथीन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है और हाइपोज़ैंथीन को ज़ैंथीन में, राइट। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है काइनेज के लिए।
हालांकि इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर उसमें नहीं है, देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट ओवरऑल दिस इज द बेसिक property of a metal ion which is acting as a cofactor for these enzymes, right? फिर other examples are zinc. zinc एक बड़ा important enzyme है, कोफैक्टर है, क्योंकि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस में यूज होता है, जिसको हम एक तरह से फास्टेस्ट एंजाइम भी बोलते हैं। सिमिलरली एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जिसमें जिंक चाहिए। ठीक है, कैल्शियम यूरिएस और फॉस्फोलाइपेस, मैंगनीज फॉर हाइड्रोलेस, डीकार्बोक्सिलेस, आर्जिनेस, ट्रांसफरेस। सो ये सम एग्जाम्पल्स हैं कोफैक्टर्स के जिनकी ज़रूरत पड़ती है एंजाइम्स में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें एक तो जिंक का पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। You should know about molybdenum and you should know about magnesium along with zinc, carbonic anhydrase, alcohol dehydrogenase, molybdenum, sulfide oxidase, xanthine oxidase, magnesium, mainly the kinases, इसमें भी एक्सेप्शन है जो अभी हम बताएंगे, और कॉपर तो वैसे ही इट इज अ कंपोनेंट ऑफ साइटोक्रोम्स। उसमें तो है ही है, साइटोक्रोम्स होते हैं हमारे आयरन सल्फर प्रोटीन्स जो कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी कॉपर टायरोसिनेस का कंपोनेंट। इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टायरोसिनेस का कि वो बेचारा एक्ट ही नहीं कर सकता अपने आप अकेले, इसीलिए इसको हम एक तरह से मेटेलो एंजाइम का भी एग्जाम्पल देते हैं ऑफ टायरोसिनेस विद कॉपर। तो ये है इन जनरल एग्जाम्पल्स ऑफ कोफैक्टर्स फॉर डिफरेंट एंजाइम्स। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब वो एक्सेप्शंस क्या हैं? सारे ऑक्सीडेसेस में कॉपर की जरूरत है एक्सेप्ट xanthine ऑक्सीडेज एंड सल्फाइड ऑक्सीडेज। मतलब ये जो xanthine ऑक्सीडेज है और ये जो सल्फाइड ऑक्सीडेज है, इसमें जो कोफैक्टर चाहिए वो मोलिब्डेनम चाहिए। मोलिब्डेनम इज द कोफैक्टर फॉर xanthine ऑक्सीडेज एंड सल्फाइड ऑक्सीडेज। एक डाइनाइट्रोजिनेज के लिए भी चाहिए होता है, राइट? बट अदरवाइज all oxidases, be it cytochrome oxidase, be it you can say superoxide dismutase, सब में चाहिए होगा कॉपर, बट इसमें नहीं चाहिए होगा। दूसरी एक्सेप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया काइनेसिस, जहां जहां काइनेसिस है, देखो काइनेस याद रख लो, काइनेस का फंक्शन होता है अटैचेस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या फॉस्फेट। एग्जाम्पल इज हेक्सोकाइनेस, ग्लूकोकाइनेस, बहुत सारे हैं, राइट? एक होता है फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज ऑलवेज रिमूव्स फॉस्फेट। तो यू कैन से दोनों की एक्टिविटीज एंटागोनिस्टिक है। काइनेस अटैचेस फॉस्फेट, फॉस्फेटेज रिमूव्स फॉस्फेट। अब सारे काइनेसिस रिएक्शंस, जहां जहां पे काइनेस या फॉस्फेट की अटैचमेंट होगी वहां वहां मैग्नीशियम चाहिए होगा। बट एक इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है इन एक्सेप्ट पाइरुवेट काइनेस। पाइरुवेट काइनेस एंजाइम फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड को चेंज करता है पाइरुविक एसिड में। पेप इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुविक एसिड। तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारे में एटीपी की सिंथेसिस होती है।
और ये पता है किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब फॉस्फोराइलेशन एट द एक्सपेंस ऑफ द सबस्ट्रेट, राइट? और हो तो फॉस्फेट ही अटैच रहा है, बट यहां पे मैग्नीशियम नहीं चाहिए, यहां पे हमें चाहिए पोटेशियम. So this is an exception that all kinases need magnesium, but pyruvate kinase needs potassium. So you can say that इस सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में मैं ये भी कह सकती हूँ कि all kinases will have magnesium as a cofactor, but the cofactor for pyruvate kinase is potassium. फिर सारे कार्बोक्सिलेसेस नीड मैग्नीशियम. और एक और चीज इसमें, ये तो हो गया कार्बोक्सिलेशन जो होगी मैग्नीशियम होगा, और इसमें जो को एंजाइम होगा वो होगा बायोटिन, राइट? और फिर उसके बाद एक और इसमें आता है एसओडी, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस. सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस, देखो नाम से क्लियर है ये क्या कर रहा है, ऑक्साइड रेडिकल्स की स्प्लिटिंग से रोक रहा है. डिसम्यूटेस रोक रहा है स्प्लिटिंग से, तो ये क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल्स की प्रोलिफरेशन रोक देगा. सो एंटीऑक्सीडेंट है. तो जो एसओडी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उसमें जो कोफैक्टर है वो है कॉपर, बट अगर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस माइटोकॉन्ड्रिया में एक्ट कर रहा है तो मैंगनीज. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट. साइटोप्लाज्मिक एसओडी रिक्वायर्स कॉपर, वेयर एज माइटोकॉन्ड्रियल एसओडी रिक्वायर्स मैंगनीज. सो ये क्या है, ये है हमारे एग्जाम्पल्स कोफैक्टर्स के, राइट? उसके बाद हमारे आ जाते हैं कोएंजाइम्स. कोएंजाइम्स मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ. कोएंजाइम्स आर डिफाइंड एज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. कभी भी हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मेनली दे आर हैविंग कार्बन, कार्बन, और हम कह सकते हैं इसको सिंपल वाइटामिन्स. अब देखो सबसे पहले हम लेंगे बायोटिन. बायोटिन इज अ कोएंजाइम फॉर कार्बोक्सिलेशन. और बायोटिन है क्या, ये है विटामिन B7, ठीक है? कार्बोक्सिलेशन के लिए यूज होता है. और ये जो कार्बोक्सिलेशन है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज होती है कार्बोक्सिलेशन ग्लूकोनियोजेनेसिस में, जिसमें पाइरुविक एसिड बना देता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और यहां पे आ जाता है आपका एंजाइम PC. ये रिएक्शन मैंने डिस्कस करी है, जहां पे मैंने डिस्कस किया है ग्लूकोनियोजेनेसिस एक सेपरेट वीडियो में, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, राइट? फैटी एसिड सिंथेसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हमने किया है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में डिस्कस, जहां पे मेलोनाइल कोए बनता है. मतलब जहां जहां हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की अटैचमेंट होगी वो बायोटिन चाहिए ही होगा, ठीक है? फिर आ जाता है हमारा कोएंजाइम A. कोएंजाइम A क्या है, ये है विटामिन B5, जिसको हम बोलते हैं पेंटोथीनिक एसिड या पेंटोथीनीन, राइट? इसमें एसाइल ग्रुप आ जाता है, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम A आ जाता है, प्रोपेनल कोएंजाइम A आ जाएगा. तो दिस इज द कोएंजाइम. और आपको पता है कि जहां पे भी कोएंजाइम A है ये फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म से ही रिलेटेड है, राइट? फिर है हमारा B12. B12 और एक इसमें मैं B9 भी लिख देती हूँ, ये रिस्पॉन्सिबल हैं 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म के लिए. 1 कार्बन माने ये ट्रांसफर करते हैं एक कार्बन. अब वो कार्बन या तो मिथाइल ग्रुप की फॉर्म में होता है
या वो मिथिनाइल की फॉर्म में होता है या वो होगा फॉर्माइल की फॉर्म, राइट। फिर उसके बाद आता है FAD। FAD इज B2, राइबोफ्लेविन। ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन एटम देता है, जैसे FAD कन्वर्ट हो जाता है हमारा FADH2 में, राइट। और NAD फिर से हमारा हाइड्रोजन देता है, जैसे NAD बना देता है NADH प्लस H पॉजिटिव। NAD है हमारा B3। तो बेसिकली इस स्लाइड में आप ये याद रखिए कि कोएंजाइम्स क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट कार्बोक्सिलेशन के लिए B7 चाहिए, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स कमिट करते हैं मिस्टेक्स, राइट। B12 कोबैल्मिन 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म, फोलिक एसिड 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म। बाकी तो चलो हम जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं क्लियर होती जाती है, बट इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें बायोटिन चाहिए ऑब्वियसली कार्बोक्सिलेशन के लिए, पर कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हैं जिसमें बायोटिन के बिना भी कार्बोक्सिलेशन होती है, जो मैंने अपने अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किए हैं। और बायोटिन कैसे एक्ट करता है इसके लिए आप लोग रेफर कर सकते हैं माय वीडियो ऑन विटामिन्स स्पेसिफिकली फॉर बायोटिन, राइट। तो ये तो हो गए हमारे कुछ कोएंजाइम्स। और हमारे कोएंजाइम्स क्या क्या हैं? पेरिडॉक्सिल फॉस्फेट बहुत इंपॉर्टेंट कोएंजाइम है ये, B6। ये दो रिएक्शंस कैटालाइज करता है। एक तो ये करता है ट्रांसएमिनेशन, ठीक है। दूसरा ये करता है डीकार्बोक्सिलेशन। फिर से कंफ्यूजन वाला काम, कार्बोक्सिलेशन क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन क्या है? देखो इट इज सो सिंपल, कार्बोक्सिलेशन और डीकार्बोक्सिलेशन। देखो अगर हम इसको बोलने में ही फर्क है, कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन, दोनों में फर्क क्या है? इसमें एक डी ग्रुप आ गया, डी आ गया ना अलग से। डी का मतलब होता है रिमूवल, तो इसमें डी नहीं है, इसका मतलब कार्बोक्सिलेशन इज अटैचमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल। और डीकार्बोक्सिलेशन माने रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वन कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट। अब ये जो कार्बोक्सिलेशन हो रही है इसके लिए हमारे पास जो विटामिन है वो है B7, जिसको हम बोलते हैं बायोटिन। और डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हमारे पास विटामिन है B6, जिसको हम बोलते हैं PLP। सी द डिफरेंस, ठीक है। और यही चीज कंफ्यूज करती है, एंड आई डोंट थिंक कि देर इज एनी पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन दिस। हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन ऐड करना, डिहाइड्रोजिनेशन रिमूवल करना, डी का मतलब ही रिमूव होता है। तो ये जो B6 है पेरिडॉक्सिल फॉस्फेट, जिसको हम पेरिडॉक्सिन भी बोलते हैं, ये ट्रांसएमिनेशन करता है और डीकार्बोक्सिलेशन करता है। THF जैसे मैंने B9 बताया 1 कार्बन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जैसे मिथाइल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड, मिथिनाइल ग्रुप, और यू कैन से फॉर्माइल। और लास्ट कोएंजाइम है TPP, इसकी एक्टिव फॉर्म है, अदरवाइज ये पता है क्या है, दिस इज B1 और थाइमीन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोएंजाइम है हमारे 3 एंजाइम्स का। सबसे इंपॉर्टेंट इज PDH, which stands for pyruvate dehydrogenase complex। दूसरा है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। PDH है लिंक रिएक्शन, ग्लाइकोलिसिस और TCA को लिंक करता है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस TCA का है, और एक इसमें होता है ट्रांस कीटोलेस।
कीटोनेस। ये होता है HMP शंट का, राइट। ये मैंने अपने विटामिन्स की वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस किया है, प्लस इसमें भी डिटेल में डिस्कस किया है। सो यू वांट टू गो इनटू डिटेल, यू कैन रेफर दीज वीडियोस। बट इसके लिए सिंपली रिमेंबर B1 कोएंजाइम है PTH, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस और ट्रांसकीटोलेस के लिए, राइट। तो ये क्या है? ये है हमारे कोएंजाइम्स। Difference between cofactor and a coenzyme is cofactor is a metal ion and coenzyme is a organic molecule जो दोनों कंबाइन करते हैं एपोएंजाइम के साथ, तो हमारा बनता है होलो एंजाइम। और इनको हम कहते भी यही हैं कि ये क्या कर रहे हैं? ये हेल्प कर रहे हैं एंजाइम की रिएक्शन में।